हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज एक नया टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक हम लोग स्टडी करते हैं और उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले कल तक हम लोगों ने बात किया था सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। लिक्विड में कैसे सोल्यूशन आप तैयार करेंगे सॉलिड को मिला करके, इसके बारे में। और उसकी मैकेनिज्म भी देखा था कि कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं जो उसके डिसोल्यूशन को हेल्प करता है, घुलने में हेल्प करता है। वो आपने दो तरीके देखा, एक सॉल्वेशन देखा था, दूसरा हाइड्रोजन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। सॉल्वेशन में हम लोगों ने ये देखा था कि आयनिक अगर कोई कंपाउंड होता है तो वो किस तरीके से डिजॉल्व होता है, किस तरीके से अपोजिट जो चार्ज होते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट का, वो एक दूसरे को कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उस प्रोसेस को सॉल्वेशन कहा था। और किस तरीके से आपका हाइड्रेशन एनर्जी वाटर के केस में या सॉल्वेशन एनर्जी जब ग्रेटर हो जाता है, जब इंटरेक्शन होता है तो उस समय सॉल्वेशन कुछ एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी बोलते हैं। और वो सॉल्वेशन एनर्जी जब ग्रेटर हो जाता है लैटिस एनर्जी से, तभी कोई चीज डिसॉल्व होता है। ये बात भी हम लोगों ने देखा था और सुना था। यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। एक दूसरा टॉपिक हमारे पास आ जाता है सॉल्युबिलिटी। डियर स्टूडेंट, पहली वर्ड हमने इसको डिस्क्राइब किया था सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी को कैसे समझाएंगे? किसी निश्चित ताप पर एक निश्चित मात्रा जब सॉल्वेंट का होता है और उसमें अधिक से अधिक सॉल्यूट डिसॉल्व होकर के एक जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाता है, संतृप्त विलयन बनाता है, तो उसे उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी बोला जाता है, घुलनशीलता बोली जाती है उस सॉल्वेंट। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर आप इसको डिफाइन करना चाहेंगे तो डिफाइन के लिए आपकी बुक में लिखा है एक निश्चित ताप पर एक पदार्थ के किसी विलयन में विलयता उस पदार्थ की वह अधिकता मात्रा है जो उस ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुलकर संतृप्त विलयन का निर्माण करता है। यानी कहने का मतलब एक निश्चित ताप पर एक निश्चित विलायक में, निश्चित विलायक का मतलब उसकी अमाउंट फिक्स्ड हो, उसमें अधिक से अधिकतम विलय घुल करके संतृप्त विलयन का बनाना ही आपको क्या कहलाएगा? सॉल्युबिलिटी, विलयता कहलाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब बात आती है विलयता को प्रभावित कौन से फैक्टर है जो विलयता को प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने का मतलब विलयता कब ज्यादा होगा, कब कम होगा, इसको अफेक्ट करने यानी सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करने, प्रभावित करने वाले दो कारक हमारे पास है और वो जानने की कोशिश करेंगे। नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो हम बोल सकते फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। फैक्टर अफेक्टिंग the solubility of solid in liquid। ओके डियर स्टूडेंट, लिक्विड्स में सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर वो कौन कौन से कारक है? तो कौन कौन से कारक है? पहला कारक है, इस बात को समझें कि बहुत इजी है, काफी इजी है। पहला हमारे पास है नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। बहुत अच्छे से फोकस करेगा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये पहले समझ लेते हैं हम लोग क्या होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जैसा कि पहले ही मैंने कहा था डियर स्टूडेंट, अगर किसी को याद होगा कि लाइक डिसॉल्व, लाइक का एक मैंने फिनोमेना, एक प्रोसेस बोला था, एक वर्ड यूज किया था, एक सेंटेंस, लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब जिस तरीके का सॉल्वेंट होगा उसी तरीके का सॉल्यूट डिसॉल्व होगा। अगर हमारे पास पोलर सॉल्वेंट है तो पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होगा। पोलर का मतलब समझे द्विध्रुवीय जिसे बोलते हैं आप लोग, यानी जिसमें आयंस बनते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं वो। यानी कहने का मतलब अगर सॉल्वेंट का नेचर जिसमें हम घोल रहे हैं वो अगर पोलर नेचर का होगा तो पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व होंगे, पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होंगे। अगर नॉन पोलर होगा तो नॉन पोलर डिसॉल्व होंगे। बात समझ पा रहे? आइए इस बात को समझते हैं और इसका जैसे कि वाटर, तो वाटर हमारा कैसा है? पोलर है। और पोलर है तो इसी वजह से इसमें NaCl वगैरह जितने भी साल्ट्स है बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि साल्ट आपका क्या होता है? पोलर नेचर का होता है, इसलिए इसके साथ डिसॉल्व हो जाता है। ठीक, यानी जो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक सॉलिड है, वही आपके वाटर में बहुत अच्छे से डिसॉल्व। केरोसिन को मिला दीजिए, नहीं डिसॉल्व होता है।
नहीं होगा। ऑयल को मिला दीजिए, नहीं डिजॉल्व होगा। क्यों नहीं डिजॉल्व होगा? क्योंकि ऑयल और जो केरोसिन हम बात कर रहे हैं ये आपका कोवेलेंट है और ये वाटर के में डिजॉल्व नहीं होता, मिक्सअप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वाटर हमारा पोलर है, ऑयल वगैरह हमारा क्या है, नॉन पोलर है। बात समझ पा रहे? दूसरे वर्ड में जिसकी पोलरिटी यानी जिसे यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करेंगे, जिस विलायक की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगी वो ज्यादा से ज्यादा वो अच्छा विलायक माना जाएगा। तो वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 81 होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस पे। किसी किसी बुक में 80 भी लिखा है, कहीं कहीं 8 भी लिखा हुआ है। तो ये समझ जाइए ये एक यूनिट का फर्क होता है यहाँ पे। तो ये बात होती है, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका जो वाटर का होता है ये सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए अच्छा विलायक माना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि वाटर अच्छा विलायक क्यों है, तो सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड कि इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विद्युत स्थिरांक होता है वो अधिक होता है, इसी वजह से। ठीक, ओके, थैंक यू। दूसरा कंडीशन, अब जब ये चीज पढ़ लेते हो तो पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था कि जो आयनिक कंपाउंड को किस तरीके से वाटर में डिसॉल्व होता है। जब ये पढ़ लेते हैं उसके बाद एक वर्ड आता है टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर हमारा क्या आता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर, इससे कंक्लूजन निकलता है कि अगर हमारे पास पोलर अगर सॉल्यूट है तो ये पोलर होना चाहिए तो अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा। अगर ये आपका नॉन पोलर है तो ये भी आपका नॉन पोलर होना चाहिए, ठीक है, तो अच्छे में एक दूसरे से डिसॉल्व हो जाएगा। एक जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का प्रोसेस है वो बिल्कुल अलग है, जो वाटर के साथ बनता है हमारा वो अलग चीज है। दूसरी चीज आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है ये बात समझिए। टेम्परेचर इफेक्ट करता है, इससे पहले कि हमें जानना होगा कि जो सॉल्वेशन है वो इंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। कहने का मतलब जो जिस भी चीज को हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं क्या वो डिसॉल्व होने के बाद एनर्जी को रिलीज कर रहा है या एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद डिसॉल्व हो रहा है। दो कंडीशन होता है, अगर एनर्जी रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रहा है यहाँ पे हीट के फॉर्म में, ठीक है, अगर हीट रिलीज होता रिलीज हो रहा है, बात समझ पा रहे हैं, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ या इमिट ऑफ एनर्जी इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शंस यानी जब सॉल्यूशन तैयार कर रहे होते, सॉल्यूट को मिलाते, अगर एनर्जी हमारा बाहर निकलना है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, लेकिन डिसॉल्व होने के लिए अगर एनर्जी आप दे रहे हैं तब डिसॉल्व हो रहा है तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन दो वर्डों को ली चटेलियर्स ने, ली चटेलियर्स प्रिंसिपल से हम इसको समझ सकते हैं। लार्श आतेलिये का नियम इन्होंने बोला था, सॉरी प्रिंसिपल की स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया, लार्श आतेलिया का नियम होता है, इन्होंने बताया सबसे पहले अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। In exothermic reactions, the solubility decreases as the temperature increases. जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। और इसके लिए देखना है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम देख सकते हैं कि एनर्जी हमारा रिलीज होता है, तो अगर एनर्जी रिलीज होता है तो उस चीज को हम यहाँ पे समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि ए बी कोई सॉलिड है और इसको वाटर में हमने डिसॉल्व कर देगा, तो ये बना देगा ए बी इक्वल्स, अब एक सॉल्यूशन तैयार कर दिया और यहाँ पे हमारा एनर्जी निकल रहा है, एनर्जी डेल्टा ई के फॉर्म में निकल रहा है, या हीट आप दे सकते सिर्फ इसको हीट लिखिए। तो ये जो रिएक्शन आपका होगा ये कैसा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक। और इसमें अगर हम टेम्परेचर देते हैं
तो रिएक्शन हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा, और जब बैकवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, किसके अकॉर्डिंग, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरे वर्ड में अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन से दैट मींस द एनर्जी टेक्स प्लेस विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, दैट मींस as the temperature increases solubility also increases। ऐसे केस में जब हमारे पास मान लेते हैं एक दूसरा है ए बी और एक्वा, आपने इसमें वाटर मिला दिया, और वाटर जब मिला है तो ए बी एक्वा सोल्यूशन तैयार कर दिया, लेकिन इसके लिए आपको टेम्परेचर देना पड़ा, तो यहाँ पे आपको हीट डेल्टा एच के फॉर्म में दिखाइए, या यहाँ पे हीट आप माइनस करके लिखिए, क्योंकि ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का मतलब आपने हीट दिया तब जाकर के ये डिसॉल्व हुआ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी इसकी बढ़ेगी। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सॉल्युबिलिटी होता है उस पे टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है, तो वहां पे आप लिखेंगे फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस द solubility decreases as the temperature increases according to ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, ला शातिलीय नियम के अनुसार। जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते, ताप बढ़ाते सोल्यूशन का, वैसे वैसे जो सॉल्युबिलिटी होती है, विलेयता होती है, वो घटती चली जाती है। अगर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, सॉरी अगर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, ये ला शातिलीय के नियम के अनुसार। ओके डियर स्टूडेंट, इतनी सी बात आपको जानना था। इसके बाद का जो टॉपिक है वो राउल्ट सलाह शायद सिलेबस में है, उसको हम पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।